नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर है फ्रेंड्स वो आपका 19 है। और इसके बाद फ्रेंड्स एक और लास्ट प्रैक्टिस सेट बच जाएगा आपका 20 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो फ्रेंड्स साइंस का सेट है, तो आप प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और देखिए ये सेट नंबर 19 है, इसके बाद मैं 20 भी आप लोगों के लिए जल्द अपलोड कर दूंगा। मतलब ये आपका जो अप्रैल मंथ का जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ शुरू से वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और पीसेस मेकर पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन एक सही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका के तुलना में कम होती है। तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है कि पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिकाओं की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम जो होते हैं ना वो 70S राइबोसोम होते हैं, ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे यह प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के ऊपर क्या होता है कि डबल झिल्ली होती है, यानी कि दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के ऊपर जो होती है ना दोहरी झिल्ली होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सभी कोशिकांग में एक झिल्ली होती है, लेकिन राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा कि जितने भी जो कोशिका के अंगक होते हैं ना उसमें एक झिल्ली होती है, लेकिन राइबोसोम पर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। और याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के ऊपर डबल झिल्ली होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि प्रकृति में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि इस परिवर्तन के दौरान पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर है क्या कि इस परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। इस परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, और यह परिवर्तन अस्थायी नहीं बल्कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि केवल आपका एक सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो देखिए, असत्य कथन की पहचान करना, तो सबसे पहले क्या, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न वस्तुओं पर ही लगते हैं, ये आपका सही है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही है। और क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान होता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं गलत है, सब सत्य है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्तक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर को सुरक्षा करता है। तो याद रखिएगा, जो आपका एडीपोज उत्तक है ना, ये मानव उत्तक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, एडीपोज उत्तक। याद रखिए, ये जो एडीपोज उत्तक होता है ना वह त्वचा के नीचे होता है, और एडीपोज उत्तक को ना हम लोग वसा उत्तक कहते हैं, और वसा उत्तक को हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 5 नंबर की एनटीपी पर 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है ना 22.4 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22.4 लीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा शून्य होने पर उसका संवेग भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपका सही है। और किसी वस्तु का संवेग शून्य होने पर भी उसमें ऊर्जा संचित रह सकती है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों आपका सही है। अगला 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवाल के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि शैवाल जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, परंतु इसकी कुछ जाति प्रोकैरियोटिक भी होती है, तो ये आपका गलती है। देखिए फ्रेंड्स, इससे कुछ प्रजाति जो प्रोकैरियोटिक होती है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं नील हरित शैवाल जो होते हैं ना प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये साइनोबैक्टीरिया है, ये शैवाल नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं मतलब क्या, नील हरित जो शैवाल, इसका नाम शैवाल है लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये शैवाल नहीं होते। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, ऑप्शन बी में आपका क्या है,
ऑप्शन बी है क्या कि शैवाल वनस्पति जगत का पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये आपका सही है। शैवालों की अधिकांश जातियां जलीय है जो अलवणीय तथा लवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ये भी सही है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अत्यंत अस्थायी होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। और सभी अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कक्षा, यहाँ पे कक्षा होगा, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा हम कि हीलियम में केवल जो होते हैं ना, हीलियम में जो होते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितने भी हमारे अक्रिय गैस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन याद रखिए हीलियम में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सभी जो आपका अक्रिय गैस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी केवल एक आपका सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 9 नंबर की 1 kg तथा 16 kg द्रव्यमान के दो वस्तु को की गतिज ऊर्जा का परिमाण समान है, दोनों वस्तु के रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका जो अनुपात होगा ना फ्रेंड्स 1:4 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 10 नंबर कि राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला आपका 11 नंबर कि कालाजार रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ लिस्मेनिया किस विधि से अलैंगिक जनन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कि कालाजार जो रोग उत्पन्न होता है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो लिस्मेनिया के कारण होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विखंडन अलैंगिक, यानी कि द्विखंडन अलैंगिक जनन इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुकुलन, अब देखिए ईस्ट में होता है मुकुलन, ठीक है। अब देखिए बहुविखंडन किस में होता है, तो देखिए प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन, ठीक है। और अगर बात करते हैं जीवाणु जनन में, तो शैवाल और कवक के जीवाणु जनन करते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लगभग pH = 7 वाला उदासीन जल वायु मिश्रित होने पर हल्का या अम्लीय हो जाता है, क्योंकि वायु में क्योंकि हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर जल को अम्लीय बना देता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 30 नंबर की ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। देखिए कौन सा एक गलत पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से आपका भी समानुपाती आई की है, तो ये आपका सही है। V/I कांस्टेंट ये भी सही है, V = IR ये भी सही है, लेकिन I/R कांस्टेंट ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन हार्मोन के विषय में सही कथन को चुने। तो देखिए फ्रेंड्स इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम लोग को सही कथन को चुनना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता था, ये गलत है फ्रेंड। देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए कि इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है। तो देखिए इंसुलिन जो होता है ना एक प्रोटीन से निर्मित हार्मोन होता है जो मानव को दिया जाता है, तो ये भी आपका क्या है फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, तो ये आपका सही है कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इंसुलिन एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, तो यह भी आपका गलत है। देखिए एस्ट्रॉयड हार्मोन जो होता है ना ओवरी टेस्टी के बने होते हैं, ये हार्मोन याद रखिएगा, ओवरी टेस्टी जो बने होते हैं ना एस्ट्रॉयड हार्मोन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका केवल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि अगर मृदा में लगातार कैल्शियम सुपरफॉस्फेट उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो मृदा का पीएच मान क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और याद रखिएगा कि मृदा का जो प्रकृति होता है ना क्षारीय ही होता है, और भारत की मिट्टी जो होती है इसकी प्रवृत्ति ही क्या होती है, क्षारीय होती है। तो 7 से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है 16 नंबर कि एक सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर लोलक के परिवर्तित आवर्तकाल और मूल आवर्तकाल का अनुपात होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है √2/a को इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये आपका सही है। हार्मोन का निर्माण जंतु तथा पौधे दोनों में होता है, ये भी सही है। और हार्मोन का कार्य होता है संतुलित विकास को उत्प्रेरित करना, यानी कि ये भी सही है। और वृद्धि हार्मोन केवल पौधे में बनता है, तो ये आपका गलत है। देखिए फ्रेंड वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ना वो पौधे एवं जंतु दोनों में बनते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की ध्वनि यानी कि साउंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं साउंड्स के बारे में तो ध्वनि एक तरंग है, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्वनि की ऊर्जा, ये भी सही है। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि जो होता है ना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं बल्कि वो यांत्रिक तरंग होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। और ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। यानी कि 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, 3 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका 19 नंबर कि एक कार बेंगलुरु से चलना प्रारंभ किया करती है और दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है और तुरंत मुड़कर वापस बेंगलुरु आ जाती है, तो इस पूरे चक्कर में कार का औसत वेग कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है, यानी कि औसत वेग बराबर होता है ना कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो यहाँ पे होगा 0 विस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स किस में पाया जाता है। देखिए ये जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका छोटे बच्चों में, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित रोग है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन अंगों एवं आहारनाल में अंतर्ग्रहित रोगाणुओं के विरुद्ध में सर्वप्रथम सुरक्षा प्रदान करने वाला एंटीबॉडीज है, तो ये कौन सा एंटीबॉडीज है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि IgA। देखिए फ्रेंड्स, ये IgA क्या होता है पता है, IG का मतलब क्या होता है, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं, याद रखिएगा। और IgA जो होता है ना माँ के दूध में यही एंटीबॉडी पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ के दूध में जो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है IgD, ये कैंसर जनक तत्वों को निपटारा करने के लिए एंटीबॉडी पाया जाता है IgD। अब देखिए IgE है यहाँ पे, तो ये एलर्जी से बचाता है IgE प्रोटीन। ठीक है, और एक और है आपका IgG, ये सबसे ज़्यादा पाने जाने वाला एंटीबॉडी कौन है, तो IgG है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग कौन नहीं करता है, तो याद रखिए PT यानी कि प्लेटिनम जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि जर्मेनियम क्रिस्टल को N टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक उपद्रव परमाणु की संयोजकता कितनी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिए 5 होनी चाहिए। अगर P टाइप में 3 होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कितनी N टाइप में कितने होने चाहिए, तो 5 होनी चाहिए। P टाइप पूछता तो 3 और N टाइप पूछा है तो 5 होनी चाहिए। अगला 24 नंबर की मानव सीमेन का pH मान कितना होता है, तो देखिए मानव सीमेन का जो pH मान होता है ना, अगर बात करते हैं सीमेन की, तो याद रखिए सीमेन में जो होता है ना स्पर्म जो होते हैं 10% होते हैं और 90% आपका क्या होता है, तो सीमेन प्लाज्मा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.3 से 7.5 इसका pH मान होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायु में ऑक्साइड परत निर्माण कर संक्षारण से बची रहती है, तो ये कौन है, तो ये है जो आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, ये सभी जो है वो धातु वायु से ऑक्साइड परत निर्माण कर संक्षारण से बची रहती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 26 नंबर की 400 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक चलाने के खर्च ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो देखिए अगर बात करते हैं यूनिट वाला फॉर्मूला होता है KWH, ठीक है ना। अब KWH में यहाँ पे मान रख दीजिए 400 गुने 8 गुने 30 दिन बटा 1000। अगर आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स ऐसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा क्या, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 288 रुपया। अगला 27 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, मतलब आहार श्रृंखला कहने का मतलब क्या कि देखिए आहार श्रृंखला में पहले आते हैं पेड़ पौधे शाकाहारी को खाते हैं, शाकाहारी जो है मांसाहारी को खाते, ठीक है ना। शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी, तो पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को कौन खाएगा, मानव, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर की S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तो देखिए सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वह 0 होगी। अगला आपका 29 नंबर की 50 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 300 केजी द्रव्यमान वाले एक नाव से 3 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से कूदता है, नाव किस वेग से पीछे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा, तो ये जो चलेगा फ्रेंड्स वो 0.5 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे चलना प्रारंभ कर देगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सर्वप्रथम उत्परिवर्तन राष्ट्र का उपयोग हुग्रो डी ब्रिज ने दिया था। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्र नहीं होगा कि सर्वप्रथम उत्परिवर्तन शब्द होगा, फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, शब्द का प्रयोग हुग्रो डी ब्रिज ने दिया था, ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि उत्परिवर्तन केवल कायिक कोशिका
में ही उत्पन्न होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये गलत है, कायिक कोशिका नहीं बल्कि जनन कोशिका में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वो केवल आपका एक सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, विसरण की क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय अणुओं का प्रभाव होता है। तो विलय अणुओं का प्रभाव क्या होता है, तो उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है। तो इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन गैस का प्रयुक्त किया जाता है। अगला 33 नंबर की कोई पंप 100 केजी पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति कितना होगा। देखिए तो इस शक्ति बराबर आपका फॉर्मूला है कार्य बटा समय, ठीक है ना। तो इसी पे आप अगर बैठा लीजिएगा तो इसका राइट आंसर 1.8 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि दुधारू गाय में होने वाला मिल्क फीवर रोग का कारण क्या है। तो देखिए दुधारू जो ये जो गाय होते हैं उनमें जो मिल्क फीवर होने वाला रोग का नाम क्या है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और याद रखिएगा कि विषाणु से होने वाला रोग कौन है, तो फुट और माउथ रोग होता है जानवर में, गाय में। और जीवाणु ये एंथ्रेक्स जो रोग होता है जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। अगला 35 नंबर की निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो खाना का पकाना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना ये भी है। और ठीक है, अगर हम बात करें दूध से दही बनाना ये भी है। लेकिन ऊर्ध्वपातन जो होता है ना ये आपका रासायनिक जो परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका क्या है, तो भौतिक है। तो ठोस का गैस में बनना और गैस का ठोस में बदलना ये आपका ऊर्ध्वपातन ही होता है, मतलब कि ये आपका क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। अगला 36 नंबर कि परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणुओं की चाल होगी। तो गैस के अणुओं की चाल क्या होगी, तो शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि ताप बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो बढ़ती है। तो ये आपका सही है। ताप बढ़ने से ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल घटती है, तो ये आपका गलत है। और द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी आपका गलत है। केवल एक आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये गाजर जो है ये जड़ है, ये आपका सही है। आलू आपका तना है, ये भी सही है। भिंडी आपका फल, ये भी फ्रेंड्स आपका सही है। और प्याज आपका मूसला जड़, ये आपका गलत है। देखिए प्याज जो है ना फ्रेंड्स ये भी क्या होता है, बल्ब यानी कि तना होता है। और देखिए फ्रेंड्स भिंडी आपको शॉक्ड हो रहा है कि फल, तो देखिए जिसमें फूल होता है ना वो फल कहलाता है साइंस के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। भले हम लोग सब्जी के रूप में भिंडी का उपयोग करते हैं, लेकिन भिंडी में क्या होता है, फूल होता है, मतलब ये फल है। तो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग शॉक्ड मत होइएगा कि आपका सी होगा आंसर, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्याज का हो जाएगा मूसला जड़ हो जाएगा, यानी कि इसको तना कहते हैं। मूसला जड़ नहीं होगा यानी कि तना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 39 नंबर की कवकनाशी यानी कि के रूप में इस्तेमाल होता है। तो देखिए कवकनाशी के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, जिसको हम लोग तूतिया या नीला कशिश कहते हैं, या तूतिया या नीला कशिश किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CuSO4 × 5H2O होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिराते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए ये मकान की जो ऊंचाई होगी ना वो 80 मीटर होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की सफ़ेद रक्तकण का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए सफ़ेद जो हमारा रक्तकण होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और O2 जो ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम है, तो RCB के काम है, RBC का काम है, RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स का काम होता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि इनमें से कौन रेडियो एक्टिव तत्व के उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पे एस्टेटिन है, फ्रांसियम है, ट्राइटियम है। आपका जर्कोनियम जो है ना फ्रेंड्स ये आपका, क्योंकि जर्कोनियम जो होता है जर्कोनियम में अर्धचालक होता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व के उदाहरण नहीं है जर्कोनियम। अगला 43 नंबर की एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए लेंस की जो
फोकस दूरी होगी फ्रेंड्स वो 15 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 44 नंबर, देखिए फ्रेंड्स इसका आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा ताकि इसका जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना वो अपने से सॉल्व कर सके। मैं आंसर बता दिया हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप जो ज्वाइन हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई भी लेटेस्ट एग्जाम या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या कोई भी अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए प्लीज़। मैं आपको डेली टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 से लेकर मैं फ्रेंड्स 18 तक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप एक बार विश्वास करके देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए 44 नंबर की, रेसे उत्पन्न कराने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? तो इसमें जो होती है ना फ्रेंड्स, इसमें दृढ़ उत्तक की प्रचुरता क्या होती है? अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर की, एक तत्व के एम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का परमाणु संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? तो परमाणु संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो इसमें 11 होगी, यानी कि KLM, याद रखिए KLM। अगर हम बात करते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन 8 और एम में 1, यानी कि टोटल कितने होंगे? तो 8 2 10 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर की, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग होता है, तो कि पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है? तो समान, चाहे वस्तु का ये द्रव्यमान कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, मनुष्य में AAAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है? देखिए इसे गुण सूत्र रहने पर क्या होता है कि असामान्य मादा, यानी कि असामान्य मादा, तो ये आपको पता है कि 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी जो होते हैं गुणसूत्र उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। और एक्स जो होते हैं वो मादा में होता है और XY जो होता है वो नर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर की, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स Z होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रकृति में धातु पाए जाते हैं, तो देखिए प्रकृति में जो धातु पाए जाते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में और यौगिक के रूप में, दोनों में, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा? तो इसका मतलब ये समझिए कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। और मैं आपका जो लास्ट प्रैक्टिस सेट 20 है मैं वो आपको जल्दी 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर से जुड़ जाइए। और अब अगर आपका ये ज्ञान बिंदु सर के द्वारा लेटेस्ट अभी बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ पीसीएस मेकर से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।